वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी साथ आज का सेशन। बेटा, जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंटिंग के रिवीजन सेशंस हैं। इन टुडे सेशन बेटा आई विल बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फॉलोड बाय योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अलोंग विद द क्वेश्चंस। बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की अगर मैं बात करके चलूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अंदर 4 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। सो उसके अंदर कुछ एक कीवर्ड्स हैं या कुछ एक मेन पैराग्राफ्स है जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करके चलता है, आप लिखेंगे। सो मेरा मेन फोकस उन पैराग्राफ्स के ऊपर रहेगा, बट आई विल जस्ट क्विकली डिस्कस विद यू द कंप्लीट स्टैंडर्ड। ठीक है, थोड़ा सा जितना आपको रिकॉल हो पा रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी आंसर दीजिए। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मेक श्योर यू आर राइटिंग द करेक्ट नेम ऑफ द स्टैंडर्ड। बेटा, ये स्टैंडर्ड जो है बेसिकली डील करके चलता है कि आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करके चलनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी आप फॉलो करके चलते हो इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं जो व्यू आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करके चल रही है वो अफेक्ट होती हैं कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो करके चली है। तो जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करके चल रहे हो दैट माइट वेरी फ्रॉम एन एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। तो डिस्क्लोजर जो है वो जरूरी है ताकि जो व्यू प्रेजेंट करना चाह रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रूली अप्रिशिएटेड, प्रॉपरली अप्रिशिएटेड। क्वेश्चन आता है कि सर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है? तो बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होते हैं वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो एक एंटिटी अडॉप्ट करके चलती है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जांपल प्रूडेंस। अब आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। उस कॉस्ट को निकालने के अगर आप देखोगे तो कुछ मेथड्स हैं। फीफो मेथड इज देयर, वेटेड एवरेज मेथड इज देयर, रिटेल कॉस्ट इज देयर, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज देयर। तो वो मेथड्स है वहां पर। ठीक है, अब ये जो मेथड्स हैं ये भी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस। ठीक है, जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल प्रूडेंस। ठीक है, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब उस कॉस्ट को निकालने के कुछ मेथड्स हैं, तो वो जो मेथड्स हैं वो भी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। तो कुछ अगर आप एग्जांपल अगर आप देखोगे जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर बेटा फीफो मेथड, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल कॉस्ट। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स या पीपीई की बात करके चले तो बेटा वहां पर ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है और मार्केट वैल्यू मेथड होता है। एट सीए इंटर लेवल उसकी हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है एएस 10 के अंदर। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू कैन से कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड या प्रोपोर्शनल कंप्लीशन मेथड एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंगली मेथड्स। ठीक है, अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का बेटा पर्पस क्या है मेन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बेटा दो पर्पस है। पहला है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और दूसरा पर्पस क्या है कि ज्यादा मीनिंगफुल कंपैरिजन हो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिफरेंट एंटरप्राइजेस का। ठीक है, अब ये जो बात कही गई कहां गई गई, पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर। देन पैराग्राफ नंबर 9 अगर आप देखोगे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, तो वहां पर ये कहा गया कि कुछ एक सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर देयर जो हम मान के चलते हैं कि फॉलो होके चल रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम, प्रेजेंट करते टाइम, मतलब इनका एक्सेप्टेंस और यूसेज जो है वो एज्यूम्ड है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड। ठीक है, अनलेस नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड कि अनलेस बोल दिया गया कि भाई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि फॉलोड है। अब तीन फंडामेंटल काउंटिंग assumption है जो हम अभी आगे डिस्कस करके चलेंगे, बट उससे पहले आता है पैराग्राफ नंबर 27, एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। देखो बेटा, अगर फंडामेंटल काउंटिंग assumption, विज विज का मतलब होता है नेमली, तीन फंडामेंटल काउंटिंग assumptions है बेटा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। कह रहे हैं अगर तो देखो फॉलो हो रही है तब आपको कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशन कोई भी फॉलो नहीं हो रही, मतलब तीन में से कोई एक भी फॉलो नहीं हुई, ठीक है, तब आपको डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा, आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि जी फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशन हमने फॉलो करके नहीं चला है। अब फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशंस कहां गिवन है? पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर। पैराग्राफ नंबर याद रहे बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। ठीक है, तीन फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। अगर फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, नहीं फॉलो कर रहे तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, पैरा 27 बोलता है बात। देन उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 की बात करके चलें, थोड़े डिटेलिंग में बात करना शुरू करें। तो तीन फंडामेंटल काउंटिंग assumptions है। पहला गोइंग कंसर्न। बेटा सीधी सी बात है, गोइंग कंसर्न ये कहता है कि ये एज्यूम करके चलते हैं कि एंटिटी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। ना तो एंटिटी की कोई इंटेंशन है, ना ही निसेसिटी है कि वो लिक्विडेट करके चले या कर्टेल करके चले मटेरियली द स्केल ऑफ ऑपरेशंस।
एंटिटी को हम गोइंग कंसर्न मान के चलेंगे अनलेस आपके पास कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है टू द कंट्रेरी की जो प्रूव कर रही है कि नहीं यार गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। अब यहां पर एक वर्ड आता है कि एंटिटी हम मान के चल रहे हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप देख के चलोगे तो वहां पर बोल दिया गया है इफ यू कैन फोर्सी 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट इफ यू कैन फोर्सी 12 मंथ्स, तो आपका ये मान के चलेगा गोइंग कंसर्न है। अगर अब यहां पर ना एक पॉइंट आता है कि अगर मैनेजमेंट को बिलीव है कि एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, वो किस वैल्यू पे आनी चाहिए, एनआरवी बेसिस पे या लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। तो आपका जो एक चैप्टर है फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको पी एंड एल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, और वहां पर वो पूछ लेता है कि एंटिटी मान लो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो जितने आप एसेट्स हैं वहां पर आप किस वैल्यू पे दिखा रहे हो, या तो एनआरवी पे दिखा रहे हो या बेटा लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, जितना उनसे रिलाइज हो जाएगा उस वैल्यू पे आप दिखा के चलते हो। अगर अनसर्टिनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर, ठीक है, तो मैनेजमेंट को ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देना चाहिए नोट्स के अंदर कि सिचुएशन के बारे में बता दो कि भाई हमें अनसर्टिनिटी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंसी होता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो करी है एक पीरियड में, आप वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके चल रहे हो फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। ठीक है, ये क्यों करा जाता है? ताकि कंपेरेबिलिटी बनी रहे। अब कंसिस्टेंसी के अंदर एज्यूम करा जा रहा है कि जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज करंट ईयर में फॉलो करी हैं वही अकाउंटिंग पॉलिसीज पिछले साल भी फॉलो करी गई थी। ये क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फिर कभी चेंज नहीं करी जा सकती सर? नहीं सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज। ये चीज आप AS 5 में भी पढ़ते हो और ये चीज आप AS 1 में भी पढ़ते हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करा जा सकता है अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं? पहला, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, लॉ की रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू चेंज द पॉलिसी, आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आप किसी कंप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, मान के चलिए आपके ऊपर पहले कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीच में नहीं लग रहा था, अब आपके ऊपर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, तो यू विल हैव टू चेंज द पॉलिसी। तीसरा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, आपको लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन होगी, या टू बी स्पेसिफिक मैं कहूं कि एक मोर ट्रू और फेयर व्यू जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करके चलेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है चेंज करके चल सकते हैं। एक्रूवल बेसिस के अंदर क्या मान के चलते हैं? जनरली ये माना जाता है कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, मींस जो आपके रेवेन्यू है और कॉस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है जब वो एक्रू हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड, इरिस्पेक्टिव कि पैसा मिला है या नहीं मिला। ठीक है, इवन आपका कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 128 भी तो ये बोलता है कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर बेटा देयर आर सर्टेन एरियाज गिवन जहां पर आपकी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो हो सकती हैं। देन अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी जाती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर है किसकी? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। जिन बच्चों ने ऑडिट पढ़ा हुआ है पहले वो भी ये बात जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ आपको भी बात का आइडिया है कि बीइंग अ ऑडिटर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑडिट। जो प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? मैनेजमेंट की। ठीक है, तो जो सिलेक्शन है बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी का दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या क्या कंसीडर करके चलता है जब वो सिलेक्ट करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज? वन इज द प्राइमरी कंसिडरेशन, सेकंड वन इज द अदर मेजर कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है कि आपने ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करके चलनी है जो ट्रू और फेयर व्यू देके चले ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, यानी बैलेंस शीट डेट के ऊपर और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर द ईयर एंडेड। अदर मेजर कंसिडरेशन के अंदर तीन बातें बोली गई, कह रहे हैं प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटीरियलिटी। प्रूडेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा और चर्चा करके चलूं तो आई वुड से कि प्रूडेंस क्या है? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। ये कह लीजिए कि आपको थोड़ा सा कॉशियसली चलना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रॉफिट्स को तभी रिकॉग्नाइज करके चलिए जब वो रिलाइजेबल है, मींस आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करके चलिए, आप प्रॉफिट्स तभी रिकॉग्नाइज करके चलिए जब वो रिलाइजेबल है, यानी जब वो रिकवर हो जाएगा, राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाएगा, आप तभी करके चलिए। आप प्रोविजन बना के चलते हैं नॉन लाइबिलिटीज के लिए, लॉसेस के लिए। ठीक है, आप प्रोविजन जो है बना के चलते हो नॉन लाइबिलिटीज के लिए, लॉसेस के लिए, इवन अगर हमें ये नहीं भी पता होता कि अमाउंट क्या रहेगा, मतलब सर्टिनिटी नहीं होती बट एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर यू आर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द नॉन नॉन लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये सब क्या चीजें हैं? दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रूडेंस प्रिंसिपल ओनली। देन अगला आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है बेटा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है कि आपने देखना है कि रियल ट्रांजेक्शन क्या हो रही है रेदर देन द लीगल। ठीक है, रियलिटी ओवर लीगैलिटी हम बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपके पास एक जमीन थी, आपने उस जमीन का जो है बेच दिया, मार्च में आपने बेच दी। ड्यू टू सर्टेन रीजंस रजिस्ट्री जो है अब तक नहीं हुई है,
बायर के नाम पे। आप बायर को पोजेशन भी दे चुके हो, आप पैसा भी ले चुके हो, ठीक है, जो प्रॉफिट था आपको मिल चुका हुआ है, आपको पैसा मिल चुका हुआ है, पोजेशन आप दे चुके हो। अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस जमीन के ऊपर। क्या 31 मार्च को क्या आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो जमीन आनी चाहिए? आंसर है नो। बेशक लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, लेकिन अगर आप देखोगे, इन रियलिटी द ट्रांजेक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड। आप पैसा रिसीव कर चुके हो, आप पोजेशन दे चुके हो, ना आपका कोई रिस्क है ना आपका रिवॉर्ड है, आप कोई आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लीगैलिटी देखोगे तो आज भी आप ओनर हो। वाई? डॉक्यूमेंट्स में तो आज भी आप मालिक है, लेकिन अगर आप रियल ट्रांजेक्शन देखेंगे आप ओनर नहीं है। ठीक है, सेम केस होता है बेटा हायर परचेज अरेंजमेंट्स के अंदर, कि एसेट जो होता है, जो परचेज करता है वो हायर परचेजर करता है, लेकिन उन एसेट्स को दिखाया किसकी बुक्स में जाता है? हायर परचेजर की बुक्स में दिखाया जाता है। एसेट जो है हायर परचेजर में क्या होता है? हायर परचेजर एसेट को लेता है ना हायर पे, लेकिन उसका रियल ओनर कौन होता है? हायर वेंडर। लीगल ओनर हायर वेंडर होता है, लेकिन वो अपनी किताबों में नहीं दिखाता। ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस और फॉर्म ओनली। अगला केस क्या आता है बेटा? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ओमिशन की वजह से या जिसके मिसस्टेटमेंट की वजह से आपका इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज मटीरियल। तो एनी इंफॉर्मेशन दैट इज मटीरियल, एनी आइटम दैट इज मटीरियल, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। आप लोगों ने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है। शेड्यूल 3 जब हम पढ़ते हैं, मैं तब भी से बताता हूं कि बेटा कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर जो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से एक्सीड कर रहा है, या 1 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है, उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए सेपरेटली। ठीक है, तो मटीरियलिटी इज ऑल्सो अ मेजर कंसिडरेशन कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो करनी है उसकी सिलेक्शन में। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आता है वो आता है पैराग्राफ नंबर 26। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको इसी पैराग्राफ की टेस्टिंग के ऊपर देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ नंबर 26 क्या कहता है? और कोशिश करना अगर आप ये पैराग्राफ नंबर याद रखो, इसकी लाइन याद रख सको। अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जिसका मटेरियल फैक्ट करंट पीरियड में है, या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि इसका मटेरियल फैक्ट लेटर पीरियड में होगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इनकेस अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मटेरियल फैक्ट करंट पीरियड में है, तो जो सी आइटम इफेक्ट हो रही है, जिस अमाउंट से इफेक्ट हो रही है, आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा टू द एक्सटेंट इट इज सस्टेनेबल। लेकिन अगर आप अमाउंट निकाल ही नहीं सकते, तब आपको ये फैक्ट इंडिकेट करना है दैट अमाउंट कैन नॉट बी सस्टेन्ड, वेदर इन होली और इन पार्ट आपको इंडिकेट करना है। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जो चेंज हो रहा है उसका मटेरियल फैक्ट मान लीजिए कि करंट पीरियड में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसका इंपैक्ट लेटर पीरियड में पड़ेगा, तब भी ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि ये जो फैक्ट्स है चेंज का, आपको कौन से ईयर में डिस्क्लोज करके चलना है? जिस साल आपने पॉलिसी चेंज करी, ठीक है, जिस साल चेंज अडॉप्ट किया आपने उस साल ये डिस्क्लोज करके चलना है। ये पैराग्राफ नंबर 22 में बोला गया ये वाली बात। तो इसी चीज को मैंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अगर मटेरियल फैक्ट बेटा करंट पीरियड में है तो आप चेक कीजिए कि अमाउंट सस्टेनेबल है। आप कहते हैं ये सस्टेनेबल है तो अमाउंट लिखिए, डिस्क्लोज कीजिए, अमाउंट आइटम जो इफेक्ट हो रही है लिखिए। अमाउंट सस्टेनेबल नहीं है, होली और इन पार्ट, ये फैक्ट बता दीजिए ये अमाउंट हम नहीं निकाल सकते। मटेरियल फैक्ट करंट पीरियड में नहीं है लेकिन लेटर पीरियड में हो सकता है, तो जिस पीरियड में चेंज हुआ है उसी पीरियड में डिस्क्लोज करके चलिए। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो भी आपने अडॉप्ट करी है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। डिस्क्लोजर जो होना चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होना चाहिए। डिस्क्लोजर एक जगह पे होना चाहिए, ये नहीं कि स्कैटर्ड है, कोई चीज कहीं लिख दी कोई डिस्क्लोजर कहीं दे दिया, ऐसा नहीं करना। जो डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, या उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई चेंजेस है, ठीक है, आपने क्या कर दिया वो रेमेडी नहीं है, आपने कोई गलत ट्रीटमेंट करा हुआ था, कोई इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करा हुआ था, आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, तो वो रेमेडी नहीं बन गया, उससे वो सही नहीं हो जाएगा। कोई भी ऐसी सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है ही नहीं जो आप कहे कि हर एक एंटिटी पे लग जाए। सो दिस वाज बेटा योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट जो है वो इतना ही है। अब इसके क्विकली अगर हम क्वेश्चंस की तरफ बेटा मूव ऑन करके चलें, ठीक है, तो ये अब आपके सामने बेटा मैं क्वेश्चंस की फाइल जो है वो लेकर आया हूँ। चलिए बेटा स्क्रीन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे और क्वेश्चंस अब देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर आई विल बी मूविंग टू द वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, मैं सीधा उन क्वेश्चंस की तरफ कुछ जंप करूंगा। आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने देखे हुए हैं, तो आई विल मूव टू सम क्वेश्चंस जो आईसीआई के स्टडी मैट के नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, या फिर आईसीआई का स्टडी मैट का ही है बट समवेयर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा इसके अंदर सबसे पहला जो आपका आ जाता है, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बेटा ये पास्ट एग्जामिनेशन में आ चुका हुआ है। पास पेपर मई 2022 में आया, 18 में आया, आपके आईसीएस स्टडी मैट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है
तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो तभी होगा, पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आपकी रीजनिंग करेक्ट होगी। पहला क्वेश्चन, पहला क्या था, सर्टेन फंडामेंटल काउंटिंग assumption अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली stated because their acceptance and use are not assumed। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से रीड करके चलेगा। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ते, ध्यान से नहीं पढ़ते। उसने कहा ट्रू और फॉल्स बताओ और रीजन देके चलोगे अपने आंसर के लिए। दोबारा से पढ़ते हैं, सर्टेन फंडामेंटल काउंटिंग assumption अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक। दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड। मुझे बताओ, क्या फंडामेंटल काउंटिंग assumption को स्टेट करा जाता है? क्या हम उसके फंडामेंटल काउंटिंग assumptions जो है बेटा, क्या हम स्टेट करके चलते हैं? आंसर है नो, उसको हम स्टेट करके नहीं चलते। वाई? क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस और यूज जो है वो एज्यूम करा जाता है। आपको डिस्क्लोजर तभी देना पड़ता है अगर उसको फॉलो नहीं करा जा रहा। ठीक है। अगला क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा ये गलत हो गया। अगर फंडामेंटल काउंटिंग assumption जो है, अगर आप फॉलो नहीं करके चल रहे, तब तो आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा। ठीक है। अगर सारे फॉलो हो रहे हैं तब डिस्क्लोजर नहीं दे रहा। तो आंसर पढ़ के देखो जरा। कहने इफ द फंडामेंटल काउंटिंग assumption बेस्ड गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और accrual are followed in the financial statements, specific disclosure is not required। if a fundamental accounting assumption is not followed, then fact आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। अगला कहने जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो अडॉप्ट करी गई हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब ये, लेकिन इसको मार्क्स कैसे पूरे मिलेंगे, रीजन क्या देके चलोगे? बेटा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरी है कि जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, और डिस्क्लोजर जो है वो पार्ट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और एक जगह पे होना चाहिए। तो ये लिखेंगे आप। अच्छा, अगला क्या आया, कहेंगे अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है, कहेंगे शुड बी डिस्क्लोज। whether the amount by which an item in the financial statement is affected by such change is not sustainable wholly or in part, the fact need not be indicated। यहां तक तो ठीक चल रहे थे। ये जो नोट वर्ड ऐड कर दिया ना, इसने गड़बड़ कर दी। क्या इंडिकेट नहीं होना चाहिए? सर द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा क्वेश्चन। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। एक्स लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर 50 lakhs टू अ परचेजर हु हैज पेड द फुल प्राइस। एक्स लिमिटेड ने क्या करा, एक बिल्डिंग थी 50 लाख रुपए की बेचती, कंपनी ने पोजेशन भी दे दिया परचेजर को। बुक वैल्यू बिल्डिंग की कितनी है? 35 lakhs। 31 मार्च 2013 को डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज करें पेंडिंग है। कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करा डिस्पोजल को। इट हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एडवांस, कह रहे हैं जो अमाउंट मिला उसको एडवांस की तरह दिखा दिया। कह रहे हैं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्स ने करा है क्या आप उसे एग्री करते हो? कह रहे हैं अगर नहीं करते तो आप इसकी क्या दो, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करो। अब बेटा अगर यहां पर आप देखो लीगल फॉर्मेलिटीज अभी भी पेंडिंग है, तो लीगल होना तो आज भी हम। लेकिन अगर आप रियल ट्रांजेक्शन देख के चलो तो हुआ क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आ गया यहाँ पे, रियलिटी ओवर लीगलिटी। ऑल्दो लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी और सब्सटेंस तो यही है ना, कि जो भी राइट्स थे, इंटरेस्ट था इमोल प्रॉपर्टी में, वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पर जो ट्रांसफरर है उसको क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो एक्स लिमिटेड को सेल्स रिकॉर्ड करनी चाहिए, प्रॉफिट जो है 15 लाख रुपए का अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाना चाहिए, उसको बिल्डिंग को बैलेंस शीट के अंदर अब नहीं दिखाना चाहिए, फर्दर उसको नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करना चाहिए कि बिल्डिंग जो है वो सोल्ड कर दी गई है फुल कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, हैज बीन रिसीव्ड एंड पोजेशन जो है वो हैंडेड ओवर कर दिया गया टू द बायर। हाउएवर डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, वो क्या है, पेंडिंग है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जो है आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार देखेंगे। मैं आपके साथ जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं कुछ, वो आपके साथ पिक करके चलता हूँ। चलो लेट्स सी जस्ट दिस क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन नंबर 10। आरटीपी सीए फाइनल नवंबर 2016 से उठाया हुआ बेटा क्वेश्चन में। कह रहे हैं ए लिमिटेड जो है उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी हाई कोर्ट के साथ टू मर्ज इट्स सब्सिडरी, टू मर्ज विद इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी हाई कोर्ट के साथ कि मर्ज कर दो भी सब्सिडरी बी लिमिटेड के साथ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक लोन दे रखा था ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड ने क्या दे रखे थे, एसेट्स दे रखे थे ए को लीज के ऊपर। इन द व्यू ऑफ द अफोर्सेड पेंडिंग एप्लीकेशन, ए लिमिटेड ने ना तो इंटरेस्ट इनकम डिस्क्लोज करी लोन के ऊपर, और बी लिमिटेड ने लीज रेंटल डिस्क्लोज करा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 15-16।
कह रहे हैं आपको कमेंट करना है कि क्या जो ट्रीटमेंट करा है ए लिमिटेड ने वो करेक्ट है इन लाइट विद AS1। बेटा देखो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो स्टैंडर्ड आपका AS1 है, वो ये कहता है कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर आप फॉलो करके चल रहे हो तब आपको कोई डिस्क्लोजर स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो करके नहीं चल रहे हो तो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अभी हमने एप्लीकेशन फाइल करी हुई है हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। अभी तक आपका क्या है, ऑर्डर नहीं आया, डिसीजन जो है वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो अप्रोप्रिएट नहीं है एज्यूम करना कि जो दोनों कंपनीज हैं वो मर्ज हो गई हैं उस फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां पर अगर इंटरेस्ट इनकम और लीज रेंटल को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करा जा रहा जब वो ड्यू हो रहे हैं, तो आपने एक्रूवल एजम्पशन की, जो बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन है एक्रूवल, आपने उसका क्या कर दिया, वॉयलेशन कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एक्रूवल फॉलो नहीं हो रहा, तो इस वजह से क्या स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना जरूरी था? बिल्कुल सर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना जरूरी था। ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करके नहीं चल रहे थे। समझ आया बेटा? चल सकते हैं आगे। अब बेटा आ जाओ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बेटा, आपके ना इन्वेंट्री से रिलेटेड देर आर टू थिंग्स। इन्वेंट्री से रिलेटेड देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। एक है जहां पर इन्वेंट्री की आप वैल्यूएशन किसके ऊपर करके चल रहे हो, वर्क कॉस्ट के ऊपर करते हो इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। मींस पहले आप प्राइम कॉस्ट के ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन अब आप किसके ऊपर आ रहे हो, वर्क कॉस्ट के ऊपर आ रहे हो। ठीक है। और दूसरा केस क्या है, वो है फीफो और वेटेड एवरेज वाला। ठीक है, कि अगर आप फीफो मेथड से चेंज करके चल रहे हो टू वेटेड एवरेज। अब दोनों के अंदर देखो, सबसे पहला चीज क्या रहने वाली है कॉमन, कि यहां पर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चेंज है, आपको पूरा मेंशन करना है कि एज पर AS1। ठीक है, इफ यू कैन राइट द पैराग्राफ नंबर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, लिखो आगे कि एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज जिसका मटेरियल इफेक्ट जो है वो करंट पीरियड के अंदर है या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल इफेक्ट लेटर पीरियड में होगा, तो उसको डिस्क्लोज करना है। इन केस अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड के अंदर है, तो जो अमाउंट इफेक्ट हो रही है, जो अमाउंट जिस अमाउंट से आइटम इफेक्ट हो रही है वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे टू द एक्सटेंट इट इज सस्टेनेबल। लेकिन अगर इफ द अमाउंट कैन नॉट बी सस्टेनेबल होली और इन पार्ट, तो इन फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। तो पूरा पहले ये बताओ। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, अगर आप जा रहे हैं बेटा कौन से मेथड पे, वर्क कॉस्ट पे इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब यहां पर कॉस्टिंग का थोड़ा सा इंपैक्ट आ जाता है। जब आप प्राइम कॉस्ट निकालते हो बेटा, प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली आते हैं। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट देख के चलते हो, या मैं ऐसा बोलूं वर्क कॉस्ट देख के चलते हो, तो उसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आपके साथ में आ जाते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या लाइन लिखेंगे, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करके चलता है, दैट यू आर राइटिंग इन योर आंसर कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है किस पे करी गई है, फैक्ट्री कॉस्ट पे, अगेंस्ट द वैल्यूइंग, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब ये क्यों करा गया है, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड, कि हम ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव मेथड जो है प्रोडक्शन का यूज करके चल रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस चेंज की वजह से जो कह रहे हैं ईयर एंड की इन्वेंट्री है वो किसके ऊपर आएगी, 50 करोड़ पे। अब 30 से अगर आपकी इन्वेंट्री 50 करोड़ पे हो जाएगी तो 20 करोड़ से प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। तो वो भी बता दो भाई, 20 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां पर जो मेजर की लाइन आपको लिखकर आनी है वो क्या लिखकर आनी है, कि ये क्यों करा गया, दिस हैज बीन डन टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। तो दिस इज समथिंग जो एग्जामिनर ढूंढेगा आपके आंसर के अंदर। ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा अगर आप जा रहे हैं फीफो से वेटेड एवरेज के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, देखो पहला पैराग्राफ जैसे जो पिछले में बोला वही रेप्लिका है। बस आगे आप क्या लिखेंगे कि कंपनी जो है देखो वो वैल्यू करके चलती है इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर। कह रहे हैं अब एनआरवी क्योंकि ज्यादा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉस्ट के ऊपर वैल्यूएशन होगी। अब कंपनी ने क्या करा है, वो फीफो मेथड से किसके ऊपर जा रही है, वेटेड एवरेज के ऊपर जा रही है। ठीक है। अब ये क्यों जा रही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके चल रहा है विच बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द इन्वेंट्री। कह रहे हैं ये बेटर कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट करके चल रहा है। ठीक है। तो ये लिख कर आना है। अब इसके चक्कर में क्या इंपैक्ट पड़ा सर, अगर हम फीफो फॉलो करते तो 175 था, वेटेड एवरेज पे आते हैं 159 होता है। तो आपकी इन्वेंट्री गिर रही है, इन्वेंट्री गिर रही है तो आप जानते हैं प्रॉफिट भी गिरेगा। तो आपका होता है से इन्वेंट्री गिरेगी तो नहीं से प्रॉफिट गिरेगा, बस यही लाइन आप लिख कर आ जाएंगे। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है।
ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसका आंसर पढ़ेंगे, प्रॉपर लिखना कैसे। HIL Limited was making a provision for the non-moving stock based on no issues have been occurred for the last 12 months up to 31st of March 17। कह रहे हैं एक कंपनी है, वो नॉन मूविंग स्टॉक के लिए प्रोविजन बना के चल रही थी, किस बेसिस के ऊपर कि इशू नहीं हुए हैं लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। कंपनी जो है अब क्या करना चाह रही है, प्रोविजन बनाने का तरीका चेंज करना चाह रही है। कह रहे हैं अब हम प्रोविजन तो बनाएंगे लेकिन वो टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 18, जबकि पिछले साल तक नॉन इशुएंस के बेस के ऊपर बना के चल रहे थे। ठीक है, कि जो पिछले 12 मंथ्स के अंदर जो इशू नहीं हुआ उस बेस के ऊपर। कह रहे हैं टोटल स्टॉक की वैल्यू थी, मान लेते हैं 120 लाख। अगर आप टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस पे चलते हो तो 3 लाख की प्रोविजन बनेगी। अगर आप नो इशू के बेस के चलते हो प्रोविजन के बेस के ऊपर तो 4 लाख की प्रोविजन बनती है। वो आपसे ये पूछता है सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और दूसरा वो आपसे पूछता है क्या कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा इसका आंसर जो है लिखोगे किस तरीके से, स्टैंडर्ड आंसर है, होगा क्या अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, यू विल सी ओनली देर इज चेंज इन द वैल्यूज। 120 की जगह 100 लाख दे देंगे, 4 की जगह 3 कर देंगे, 5 की जगह 2 कर देंगे। ठीक है, हर जगह सेम आंसर चलेगा। यानी जो डिसीजन है कंपनी कि हम प्रोविजन बना के चलेंगे फॉर द नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेस ऑफ द टेक्निकल इवेल्युएशन, कह रहे हैं डज नॉट अमाउंट टू द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कह रहे हैं ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो रिक्वायर करके चल रहा है दैट प्रोविजन फॉर द नॉन मूविंग इन्वेंट्री शुड बी मेड, बट द बेसिस ऑफ द प्रोविजन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग पॉलिसी। कह रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो ये कह सकती है कि हाँ प्रोविजन बनानी है, लेकिन आप प्रोविजन किस बेस के ऊपर बना के चल रहे हो वो अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगा। ये जो मेथड है एस्टिमेट करने का प्रोविजन, बेटा ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ। ठीक है, कह रहे हैं जो मेथड है ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वो चेंज करा जा सकता है कि वो प्रूडेंट एस्टिमेट आपको दे के चल रहा है। तो कह रहे हैं इस केस के अंदर जो टोटल वैल्यू है इन्वेंट्री की, ठीक है, वो आपकी कितनी चेंज हो रही है। अगर आप सोच के देखो सर पहले प्रोविजन तुम 4 लाख की बना रहे थे, अब तुम प्रोविजन 3 लाख की बना रहे हो, सिर्फ 1 लाख से बेटा चेंज हो रहा है। आपकी इन्वेंट्री जो है 120 लाख की है। बस मुझे बताओ क्या ये जो चेंज है क्या मटेरियल है, आंसर है नो, ये चेंज मटेरियल ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि कंसीडरिंग की जो टोटल वैल्यू है इन्वेंट्री की, जो चेंज हो रहा है इन द अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजन इज ऑल्सो नॉट मटेरियल। तो डिस्क्लोजर जो है वो कैसे करा जा सकता है कि द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर द नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन, कि कंपनी जो है वो टेक्निकल इवेल्युएशन के बेसिस के ऊपर प्रोविजन बना के चल रही है अनलाइक द प्रीसीडिंग ईयर। कह रहे हैं अगर हमने पिछले साल वाला मेथड ही फॉलो करा होता तो प्रॉफिट जो है और जो वैल्यू है नेट एसेट्स की वो 1 लाख से लोअर होती। अगर आपकी प्रोविजन ज्यादा है तो आपकी इन्वेंट्री क्या है और प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से क्या होता लोअर होता। ठीक है, सो एक आपका ये क्वेश्चन था बेटा जो करने वाला था। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS1। जो चैप्टर वाइज टेस्ट हुए उसके अंदर भी हमने शायद इस टाइप का कुछ क्वेश्चन तो डाला था। ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड charges the probable loss of losing a suit in the books of account and disclose the same fact in the financial statement. The probability of losing the suit is 25%। कह रहे अकाउंटेंट जो है ए लिमिटेड का उसने क्या करा, चार्ज कर दिया एक प्रोबेबल लॉस कि हम एक केस जो है वो हार सकते हैं, और उसने डिस्क्लोज करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेम चीज। कह रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है ना केस हारने की वो 25% है। अब बेटा यहाँ पर अकाउंटेंट ने क्या करा, एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया है डैमेजेस के लिए, कि जो भी डैमेजेस होंगे केस हारने से उसके लिए उसने एक प्रोविजन क्रिएट करके प्रॉफिट के अगेंस्ट वो चार्ज करके चल रहा है। ठीक है, अब आप बस मुझे बताओ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग तभी आपको प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है प्रोविजन क्या क्रिएट करने की जरूरत थी, यहां पर प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर बेसिकली हुआ क्या, अकाउंटेंट ने क्या करा, एक प्रोविजन क्रिएट कर दी है। ठीक है, unless the probability of losing the suit is more than the probability of not losing it, there should not be any creation of provision। आपको प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो डेफिनेटली वो आपसे सिर्फ AS1 के कंसेप्ट नहीं टेस्ट कर रहा होता, वो टेस्ट कर रहा होता है आपके कंसेप्ट बाकी स्टैंडर्ड के। अगर आप रिकॉल करो तो हम वैसे ये कंसेप्ट कहाँ पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो है पता है वो क्या पॉइंट टेस्ट कर गया बेसिकली आपसे, कि अगर आपने कोई गलत ट्रीटमेंट करा हुआ है और आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया तो वो रेमेडी नहीं हो जाएगा, वो ठीक नहीं हो जाएगा। अगला,
Accountant of A Limited capitalize all the revenue expenditures of repair and maintenance during the year to plant and machinery and is also disclosing the same as company policy in financial statement. कह रहे हैं एक तो तुमने क्या करा, जो रेवेन्यू के खर्चे थे उसको कैपिटलाइज करके बैठ गए, ठीक है, ऊपर से तुम डिस्क्लोज भी करके चल रहे हो। तो पहली बात तो बेटा रिपेयर और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो वो एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, एसेट की कैपेसिटी थोड़ा ना बढ़ रही है उससे, तो वो एक्सपेंस तो P&L में जाना चाहिए था। ऊपर से चीफ अकाउंटेंट ने एक और महान काम किया, कहते हैं कि हम तो डिस्क्लोज भी करके चलेंगे। तो आपने जब उसको डिस्क्लोज करके चल दिया, ठीक है, नोट्स के अंदर, वो तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि AS1 क्या कहता है कि अगर आप डिस्क्लोजर कर देते हो, वो करेक्ट मेथड नहीं है, इज नॉट अ मेथड टू करेक्ट द रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर आपने कोई गलत ट्रीटमेंट करा हुआ है तो आपके डिस्क्लोजर देने से वो सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला, ए लिमिटेड ने अक्रूवल बेसिस फॉलो करा इन कॉर्पोरेशन से। चीफ अकाउंटेंट जो है कहता है डिस्क्लोज कर रहे हैं ये फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अरे भाई, अक्रूवल बेसिस तो वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, और अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो हो रही है तो क्या डिस्क्लोजर देना है, तो डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो किस बात का डिस्क्लोजर, तो वहां पर कोई भी डिस्क्लोजर जो है बच्चे नहीं दिया जाएगा, कंपनी को कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अगला, ए लिमिटेड जो है वॉज प्रोवाइडिंग फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंसेस एट 2% ऑफ द सेल्स फॉर कवरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। ए लिमिटेड प्रोविजन क्रिएट कर रहा था जो भी आफ्टर सेल एक्सपेंसेस होते हैं, किस पेस के ऊपर, 2% के ऊपर, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने ऑब्जर्व करा कि जो एक्चुअल आफ्टर सेल एक्सपेंसेस हैं वो कम थे एज कंपेयर टू द प्रोविजन। कह रहे हैं कि जो एक्चुअल खर्चा है वो कम हो रहा था क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब बोर्ड ने डिसाइड करा कि एक्सपेंसेस को कब अकाउंट करके चलेंगे, जब वो खर्चा होगा। और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितने की है, 50 करोड़ की। बट अब आप सोच के देखो, 50 करोड़ की, आप पहले 50 करोड़ के ऊपर 2% आप पहले प्रोविजन क्रिएट करके चल रहे थे, अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई जब खर्चा होगा हम तब अकाउंटिंग करके चल लेंगे। तो अगर आपने प्रोविजन का अमाउंट कम करा है, क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? 50 करोड़ का 2% यानी 1 करोड़ प्रॉफिट जो है वो हायर होगा। बस अब इसको लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल फैक्ट है करंट पीरियड के अंदर, या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि उसका मटेरियल फैक्ट होगा लेटर पीरियड के अंदर, डिस्क्लोज करो। अकॉर्डिंगली नोट्स जो हैं कहेंगे उसके अंदर हम डिस्क्लोज कैसे करके चलेंगे कि सो फार कंपनी जो है वो 2% की प्रोविजन क्रिएट कर रही थी आफ्टर सेल एक्सपेंसेस के लिए ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। अब कंपनी ने क्या करा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया है बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो प्रोविजन से भी कम है, तो अब कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो प्रोविजन नहीं बनाकर चलेंगे, ठीक है, एंड एक्सपेंस को इनकर अकाउंट करके चलेंगे जब वो इनकर होगा एज एंड व्हेन इनकर्ड। तो इस वजह से प्रॉफिट जो है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1 करोड़ रुपीज से, ठीक है। बस इस तरीके से बेटा आपने क्या देने थे, आंसर देने थे। अब सेम क्वेश्चन जो है बेटा 2 बार पूछा गया, ठीक है। देखो, एक बार ये क्वेश्चन आया नवंबर 23 में, अच्छा दोनों बार गलती से मेरे से पेस्ट हो गया। बेटा ये क्वेश्चन नवंबर 23 में आया और एक बार आरटीपी में भी आया हुआ है। तो बेटा दिस वाज इट, बस इतना ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यही हैं। यस, एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक है, दैट इज ऑल्सो मोर ऑफ अ सब्सटेंस ओवर फॉर्म थिंग। तो मैं उस क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ, वो भी आपके बेटा आईसीआई का जो है स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इफ इट इज पार्ट ऑफ दिस, यस ये रहा क्वेश्चन बेटा, देखो जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो यार, और देखो फ्रीक्वेंसी देखो इस क्वेश्चन की। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 आईसीआई का स्टडी मैट का, सीए फाइनल आरटीपी मई 2012, आरटीपी 2013 मई 2013, फाइनल का पास पेपर नवंबर 15, मई 16 इंटर में, मई 17 इंटर में, ठीक है। सेम क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ। एक्स वाई जेड कंपनी है, कह रहे फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में है, कह रहे इस टाइम पे लिक्विडिटी पोजीशन कैसी चल रही है, टाइट, क्योंकि कंपनी के ज्यादातर एसेट जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं वेरियस क्लेम्स या पिटीशन के अंदर जो स्पेशल कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं। एक्स वाई जेड ने क्या करा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट समझते हो ना, दूसरे कॉर्पोरेट से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करके चल रहे हो, ठीक है। एंड वो क्या कर रही है, एफर्ट करके चल रही है कि ड्यूज को सेटल करे। कहेंगे क्लेम्स जो थे वो अलग अलग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर थे फ्रॉम द लेंडर्स, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईसीडी टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। कह रहे हैं जिस दिन आपने बेसिकली आईसीडी थे लिए थे तब से रीपेमेंट की डेट तक का था। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्लेम्स थे वेरी डेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो ड्यू डेट थी वापसी की वहां से रीपेमेंट तक का। कहेंगे कंपनी जो है उसने इंटरेस्ट प्रोवाइड करा एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट। कह रहे हैं ड्यू डेट तक तो हमने एज पर टर्म्स इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। एक हमने नोट डाल दिया कि हम कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करके चल रहे हैं इंटरेस्ट की, जो ड्यू डेट से डेट ऑफ रीपेमेंट तक का है
on account of the uncertainties existing regarding the determination of amount of determination of amount and in the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of the contract company considered कि ये जो क्लेम्स हैं वो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेट है। ठीक है, क्या बोला, कह रहे हैं अनसर्टेनिटीज के चलते, जो भी अनसर्टेनिटीज अभी चल रही हैं उसके चलते कह रहे हैं कि कितना अमाउंट रहेगा, एक तो ये भी नहीं पता। दूसरा, क्योंकि स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो वो लिखा होता है ड्यू डेट तक इंटरेस्ट देना है। अब इन्होंने ड्यू डेट भी निकल गई, उसके बाद भी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो कहते हैं इस वजह से ये तो जो है ये तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी है, जो हमने एक्नॉलेज नहीं कर रहे डेप्ट। बेसिकली इसको तो वो कैसे चलने लगे थे, कह रहे कंटीजेंट लाइबिलिटी की तरह, और उन्होंने सेम डिस्क्लोज कर दिया नोट्स के थ्रू। ठीक है, प्रोविजन नहीं बनाई, नोट्स में डिस्क्लोज कर दिया, कह रहे हैं कि कंपनी जो ट्रीटमेंट करके चल रही है वो सही है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन यूनिक क्यों बन जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की भी, और कुछ एक बात हम करके चलेंगे 29 के बारे में भी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देखो क्या बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि प्रूडेंस एक वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन है। ठीक है, जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करके चलते हो तो प्रूडेंस इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन। अब कह रहे हैं अनसर्टिनिटी थी फ्यूचर इवेंट को लेकर। ठीक है, तो प्रॉफिट आप एंटिसिपेट नहीं करें, बट आप उसको रिकॉग्नाइज तभी करके चलते हो। ठीक है, जब वो रियलाइज होते हैं। और प्रोविजन जो है लेकिन हम बना के चलते हैं जितनी भी नॉन लाइबिलिटीज होती हैं और लॉसेस होते हैं, इवन अगर आप अमाउंट को सर्टेनिटी के साथ डिटरमिन नहीं करके चल सकते, तो आप एस्टिमेट बेस के ऊपर करके चलते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो है वो किसके ऊपर है, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स। वो क्या स्टेट करता है, कहता है प्रोविजन को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है किसी पास्ट इवेंट के चलते, और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होगा उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, और एक रिलायबल एस्टिमेट जो है वो करा जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो जो अमाउंट है वो ड्यू डेट पे तो आपने दी नहीं, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है। किस वजह से है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल अमाउंट ही पे नहीं करा जो आपको लेटर सेटल करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है हैज बीन पेड टिल द ड्यू डेट। ठीक है, इट इंप्लाइज द इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग दैट रेट। कहेंगे कि इंटरेस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करके चल सकते हो, क्योंकि रेट जो है जो भी गिवन है उस रेट के बेस के ऊपर, तो हम एक रिलायबल एस्टिमेट बना सकते हैं ना कि भाई कितनी की प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो भी कंडीशंस हैं प्रोविजन क्रिएट करने के लिए वो सारी तो सेटिस्फाई हो गई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से। ठीक है, ऑब्लिगेशंस थी, आपने ड्यू डेट तक पेमेंट उसकी नहीं करके चला, तो आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो बनती है। ठीक है, तो एवरी कंडीशन फॉर द प्रोविजन इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो इस वजह से कह रहे हैं आपको प्रोविजन क्रिएट करके चलना चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन भी तो है कि एक्रूवल बेसिस आप फॉलो करके चलोगे। तो जब तक आपने प्रिंसिपल अमाउंट को ही रीपे नहीं करा, ठीक है, तब तक इंटरेस्ट तो फिर देना पड़ेगा ना। तो आपने जिससे लोन ले रखा है आप उसको डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थोड़ा ना डाल दोगे। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो भी ओवरड्यू अमाउंट है। तो यहाँ पे अपेरेंट है कि कंपनी की ऑब्लिगेशन थी, कंपनी को वहां पर क्या करना चाहिए था, लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए था एक रीजनेबल बेसिस के ऊपर, जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस थे, क्योंकि वेरिड लोन्स ले रखे थे, वेरिड आईसीडीज थे। तो ये जो ओवर ड्यू का इंटरेस्ट था जो सेटल नहीं हुआ है, ठीक है, टू द एक्सटेंट जो भी सेटल हो गया है, कहेंगे आपको एक्रूवल बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए था। और जो आपने ये ओवर ड्यू इंटरेस्ट की प्रोविजन नहीं क्रिएट करी ना, ठीक है, ये तो एक्रूवल का वायोलेशन करके बैठ गए। अब एक्रूवल का वायोलेशन करके बैठे हो और तुम डिस्क्लोजर दे दो, तो आपने गलत ट्रीटमेंट करा और उसका डिस्क्लोजर दे दिया, तो करेक्ट रेमेडी थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है जो आपका इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करके चलता है। अब समझ तो आ जाता है, ये सबको क्लियर हो जाता है कि ठीक है सर, यहाँ पर प्रूडेंस की बात होगी, यहाँ पर सर प्रोविजन की बात होगी, यहाँ पे एक्रूवल बेसिस की बात होगी। बट मैं कह रहा हूं आप एक बार बिना आंसर देखे इसको लिखने की कोशिश कीजिए। 90% छोड़ो, 95% स्टूडेंट जो है ये आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। तो लिख आप तभी पाओगे जब एक दो बार, दो तीन बार इस आंसर को खुद से लिखोगे या गो थ्रू करके चलोगे अच्छे से। तीन चार बार ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा तब आपके ध्यान रहेगा अच्छा यार ये बातें लिखनी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि खास बात क्या होती है बेटा ऐसे क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को हमेशा मैं यूनिक कैटेगरी के अंदर बोलता हूं। अगर पेपर में आना है तो सेम क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स वाई जेड की जगह जी एसएनसी हो जाएगा, कोई और नाम लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही होगा।
आएगा तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा, और आंसर इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करके चलता है, सेम। तो जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं उसकी खास बात यही होती है कि आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। सिर्फ नाम चेंज करके देते हैं कंपनी में अगर देना होगा। डेफिनेटली, कंसीडरिंग द करंट एग्जामिनेशन पैटर्न, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बट अगेन, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल पूछा नहीं जा सकता। एक बार दो बार पढ़ना जरूर बनता है, पेपर से पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखना जरूर बनता है जब भी आप AS1 करके चल रहे हैं। ठीक है। बाकी जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर द AS1 कंसेप्ट। ठीक है। सो दिस वाज इट बेटा, AS1 आपका बेटा यहाँ पर खत्म होता है।